आफ्टर ऑल लाइफ प्रोसेस हमारा केवल एनर्जी, लाइफ ही एनर्जी है। एनर्जी है तो लाइफ है, लाइफ है तो एनर्जी है। अब देखिए कि हमारे रिस्पिरेशन या कोई भी कैटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो अंतिम चीज बनता है जिससे हमारी जिंदगी चलती है वो एनर्जी है। अब एनर्जी का ये फॉर्म एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। देखो ये एडेनिन है, ये एडेनिन यहाँ पे देख लो। अब ये देख लो, ये शुगर है, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज नहीं है, याद रखना इस बात को, राइबोज शुगर। अब ये मोनोफॉस्फेट, ये हाई एनर्जी बॉन्ड दोनों, ये डाइफॉस्फेट और ये ट्राइफॉस्फेट। याद रखना ये लो एनर्जी बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये लो एनर्जी बॉन्ड है, समझ गए। तो तीसरा बॉन्ड टूटता है और हमें 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, या 7300 कैलोरीज पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए उनको लगातार कंटिन्यूअस ज़रूरत है किसकी, तो कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट है किसकी, तो एनर्जी की। अब ये एनर्जी हमारे लाइफ को कैरी करता है, मतलब एनर्जी है तो लाइफ है, लाइफ है तो एनर्जी है, अदरवाइज आप डेड हैं। अब डिफरेंट फंक्शंस हम अगले डायग्राम में आपको एटीपी का दिखाते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए या रिक्वायरमेंट है लाइफ को कैरी करने के लिए किसकी, एटीपी की। जैसा कि आप जानते हैं ये न्यूक्लियोटाइड है। अब दो मेजर प्रोसेस है, फंक्शन में हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस, आप याद कीजिए आपका कैलोइन साइकिल, वहाँ भी आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ी थी, किसके लिए, प्रोसेस चालू करने के लिए। और फिर रिस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलिसिस था, ये दो मेजर प्रोसेस हैं। यहाँ भी आपको ग्लाइकोलिसिस इनिशिएट करने के लिए दो एटीपी अलग अलग स्टेप में ज़रूरत पड़ा था। अब ये देखिए आप, हम CO2H2O को फोटोसिंथेसिस के जरिए, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्या बनाते हैं, शुगर प्लस O2। ये तो फोटोसिंथेसिस की बात हो गई। अब यही शुगर आपको रिस्पिरेशन के द्वारा क्या देता है, CO2 और H2O प्लस एनर्जी, दैट इज ATP, है ना जी, ये ATP। अब ये ATP यहाँ पे आप देख रहे हैं टूट रहा है, ADP प्लस PI। मैंने कहा था कि लास्ट वाला जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वही टूटता है। अब ये एनर्जी, है ना, किस किस प्रोसेस में, लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसमें कहाँ कहाँ काम आता है। तो पहला जैसे कि बताए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ फैट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, चाहे जिसका भी हो, मिनरल का हो या वाटर का हो, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, याद करो, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसी को हम साइक्लोसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, बायोल्यूमिनेसेंस जो चमकते हैं, है ना, रात को जुगनू, फायरफ्लाई, सेल डिवीजन, यहाँ भी एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमोशन जो भी हैं, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप जो देखेंगे वो लेक्चर आपको क्रेब्स साइकिल के एम्फीबॉलिक पाथवे होने का के बारे में बताया जाएगा। ओके, आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। देखो जी, ये क्रेब्स साइकिल द एम्फीबॉलिक पाथवे, है ना जी। ये एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, तो एम्फी का मतलब दो होता है। तो प्रीडोमिनेंटली दो ही मेटाबॉलिज्म के दो फॉर्म है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कह सकते हैं, कहते हैं, सॉरी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है, ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है। तो क्रेब्स साइकिल जो है प्रीडोमिनेंटली ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। मान लो जब भी ऑर्गेनिज्म की को जरूरत पड़ी, रेस्पिरेशन में है, स्टाइल को एंजाइम में बन गया, या क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट अलग अलग जो है एसिड बन गए, तो ऐसा है कि जब भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लो फैटी एसिड का जरूरत पड़ गया, तो ये एसिटाइल को एंजाइम है, फैटी एसिड जो है वो बना देगा, फैटी एसिड बना देगा, समझ गए ना। जब भी जरूरत पड़ी तो ये कीटो एसिड्स जो हैं ये आपस में मिलके ये वापस क्या बना देंगे, प्रोटीन। ये अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म के नीड पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि प्रीडोमिनेंटली कैटाबॉलिक प्रोसेस है जरूरी, लेकिन क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे
सब्सटेंस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, है ना, किसके लिए? एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए। जैसे तुमने पढ़ा मिनरल न्यूट्रिशन में, याद रखो, मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो NH4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था? एमिनो एसिड ग्लूटामेट। ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये चला गया वहां कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में। उसी तरह ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ गई फैट की, फैटी एसिड की, तो एसिटाइल कोएंजाइम में वापस जाएगा, फैटी एसिड बनाएगा और फाइनली फैट बना देगा। या ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ गई प्रोटीन, तो इसमें से कोई भी कीटो एसिड ट्रांसएमिनेट हो जाएगा, एमिनेशन के बाद फाइनली क्या बना देगा? एमिनो एसिड। फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा और ऑर्गेनिज्म को क्या दे देगा? प्रोटीन। तो इसका मतलब कैटाबॉलिज्म भी है इसमें। एनाबॉलिज्म के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये इन्वॉल्व है किसमें? टू फर्निश द एनाबॉलिक प्रोसेस ऑल्सो व्हेन एवर द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। तब इसको बेटर है कैटाबॉलिक प्रोसेस न कहें, इसको क्या कहें? एम्फीबॉलिक प्रोसेस, एम्फीबॉलिक पाथवे, बिकॉज इट प्रोवाइड बोथ the energy through catabolism as well as provide raw material for various anabolic reactions whenever required by the organism, either fatty acid or fat or protein. Okay? एक और साइकिल जो एनसीईआरटी में तुम्हारा नहीं दिया गया है, समझ रहे ना, लेकिन क्वेश्चंस उससे नीट में आ जाते हैं। अब वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसको बोलते हैं पीपीपी। पीपीपी या इसका एक सिनोनिम है, दूसरा नाम है HMP, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। ये सब सिनोनिम है। इसके बाद एक और नाम है इसका, ये अल्टरनेट है क्रेब्स साइकिल के, अल्टरनेट टू क्रेब्स साइकिल, जहां क्रेब्स साइकिल नहीं चल सकते। अब इसको चूंकि शुरुआत की थी, इसकी डिस्कवरी भी जो शुरू हुई थी वारबर्ग से, और फाइनली इसको लिपमैन होते हुए डिकेंस तक फाइनल हुआ था। तो इस पाथवे पीपीपी, जैसे ये ना जी, पीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या HMP को हम वारबर्ग लिपमैन और डिकेंस पाथवे भी एक सिनोनिम है इसका। वारबर्ग लिपमैन डिकेंस पाथवे। ओके, देखो बोर्ड में पढ़ाने का बच्चा के बिना आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत जो है ना इधर उधर स्लिप हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ। इसमें एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा थ्रू HMP, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या PPP पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 12 NADPH2। याद रखना, मैं यहां NADPH2 कह रहा हूं, P है यहां पे, बाकी रिस्पिरेशन में आपने NADH2 पढ़ा है। ये प्रोड्यूस करेगा 36 ATP। मैंने कहा था ना NADH2 कितना ATP? 3 ATP। तो 12 इंटू 12 इंटू 3 कितना हो गया जी? 36 ATP। और प्रोसेस को स्टार्ट इनिशिएट करने में 1 ATP कंज्यूम्ड होता है। तो नेट गेन कितना होता है? ये इक्विवेलेंट कितने ATP के है? इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ATP नहीं, इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ATP? 35 ATP। तो मोर और लेस ये किसके करीब पहुंच गया? लगभग ये पहुंच गया क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में, जहां हमें 38 मिलता है, और पुराने एनसीईआरटी में देखोगे तुम 36 भी लिखा हुआ है। दोनों बातें सही है। कैसे सही है वो मैं बताऊंगा बाद में क्लास में। चूंकि जो ये जो फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस में जो साइटोप्लाज्म में NADH2 बनता है, उसको जाना पड़ेगा, ट्रेवल करके ETS के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ETS नहीं है। कहां पर है ETS? एक तो क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में है ना। तो ये बात की बात है। इसके लिए 2 शटल हैं जो ग्लाइकोलिटिक NADH2 ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो जाते हैं ETS के थ्रू, उसमें 2 शटल हैं उसको ले जाने के लिए। एक मैलेट एस्पर्टेट शटल है, मतलब सुपर फास्ट
अगर इसके थ्रू जाएगा तो एक NADH2 3 ATP बनाएगा, और अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के से जाएगा तो एक NADH2 2 ATP बनेगा। कैसे, ये क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन के बाद। समझ गए ना बात को? तो अगर उस हिसाब से देखें, अगर एक NADH2 2 ATP बनाता है तो 38 के जगह कितना ATP प्रोड्यूस होगा? 36। और अगर ये कब? जब ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से जाता है। अगर ये ग्लाइकोलिटिक NADH2 मैलेट आस्पर्टेट शटल से जाता है तो ये कितना ATP बनाएगा? 3 ATP। तो मतलब थ्रू ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इट विल प्रोड्यूस 2, and through malate aspartate shuttle it will produce 3 ATP, then it is 36 or 38 ATP net gain, है ना? तो अर्ली NCERT जो पुराने वाले हैं ना तुम्हारे से, उसमें 36 है, हमारे टाइम में 38 था, फिर हो गया 36, फिर हो गया अगेन 38, दोनों ही सही है, लेकिन आपको 38 ही लिखना है। समझ गए? PhD नहीं करने का इसमें। शटल आप मतलब आप क्यूरोसिटी है आपको कि कैसे कैसे होता है, तो ये हम क्लास में बताएंगे, यहाँ नहीं। तो 36। अब हम देखते हैं या 38, तो आपने 38 ही लिखना है। यहां 35 ATP बन रहे हैं, बन नहीं रहे बल्कि इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये 12 NADPH2 कितना ATP? 35 ATP के करीब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लगभग उतना ही जितना क्रेब्स साइकिल करता है। तो इसका मतलब अल्टरनेट टू क्रेब्स साइकिल हो गया ना। अब आ जाओ, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल से भी थोड़ा बड़ा है, तो उसको छोड़ो। आपने बस जानना है कि इसका नेट गेन कितना है, 35 ATP। कितने, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कितने NADPH2 बनते हैं, DPH2 बार बार कर रहे हैं, तो 12 NADPH2 कितना ATP? 36। कितना कंज्यूम होता है ATP टू इनिशिएट द प्रोसेस? PPP और HMP -1 ATP, 1 ATP लगता है। नेट गेन इक्विवेलेंट टू अबाउट 35 ATP। अब ये ध्यान देने की चीजें हैं, यहां पे कितने CO2 प्रोड्यूस होते हैं? 6 CO2, लेकिन कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता। फिर ये कहां पे होता है भैया? फिर ये कहां पे होता है भैया? तो ये होता है तुम्हारा जाके किसमें? तो तुम्हारे RBC में, क्योंकि वहां तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो PPP या HMP ये कहां चलते हैं? RBC में। तुम पढ़े हो लाइफ जो RBC का है 120 डेज है, तो बिना एनर्जी के तो वो लाइफ उसका कैरी आउट करेगा नहीं। तो वो इसी PPP या HMP के थ्रू ही एनर्जी उसको मिलती है, जो इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसके? क्रेब्स साइकिल के। मेरे ख्याल से टॉपिक एंड ओवर हो गया जी, है ना, रिस्पिरेशन। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक, है ना। अब क्वेश्चंस करिए आप लोग, फिर देखते हैं, ठीक है, ओके।